वन। आज तीसरी टॉपिक है, वह है विश्व की महत्वपूर्ण वनस्पतियां, इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट वेजिटेशंस ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के महत्वपूर्ण वनस्पतियां। आपको शायद पता होगा कि हाइड्रोफाइटा यह जल प्लावित क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। हाइड्रोफाइटा नामक वनस्पति जल प्लावित क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है क्योंकि इसके लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, यानी यह पानी में ही होने वाला पौधा है। नेक्स्ट है जीरोफाइटा। जीरोफाइटा जो आपकी वनस्पति है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में ज्यादा है। यह जीरोफाइटा एग्जाम में बार बार आता है, ध्यान रखेंगे। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। कारण इसके पीछे है कि ये कांटेदार होता है और इसमें उष्मा का उत्सर्जन कम होता है, अतः धूप भी पड़ेगा तब भी ये अपने जल को अंदर बचा के रखता है। ट्रोफोफाइटा जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास है जिसको ट्रोपोफाइटा कहते हैं। ये ट्रॉपिकल जोन में यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा घास उगती है। लंबी लंबी मूंज घास से भी बड़ी बड़ी ये घास होती है। नेक्स्ट है हेलोफाइटा। हेलोफाइटा जो है ये नमकीन मृदा में, जहां नमकीन होता है पानी, वहां हेलोफाइटा प्रकार के वनस्पतियां उगती है। हेलोफाइटा वह वनस्पति है जहां लवणीय जल हो या लवणीय मृदा हो, वहीं इसका विकास होता है। क्रायोफाइटा यह जनरली टुंड्रा प्रदेशों में या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, टुंड्रा मतलब बहुत ठंडा वाला क्षेत्र हो गया, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र टुंड्रा क्षेत्र कहलाता है। या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास के क्षेत्रों में आपको बड़े पैमाने पर क्रायोफाइटा नामक वनस्पति होती है। नेक्स्ट है आपका लियोफाइटा। यह करी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। लियोफाइटा करी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। और मेसोफाइटा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति है। ध्यान रखेंगे, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में जैतून का पेड़ अधिक होता है और उसी से ओलिव ऑयल का निर्माण करते हैं। ये जो ओलिव ऑयल है ये बॉडी मसाज वगैरह में और छोटे छोटे बच्चों को तेल लगाने में प्रयोग किया जाता है। यह हमारे मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करता है, ताकत देता है, इसलिए। और जैतून के शाखाओं को देखे होंगे, ऐसे करके शांति के प्रतीक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ज्यादा से ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है, नारंगी की खेती की जाती है, नाशपाती की खेती की जाती है और नींबू की खेती की जाती है। आप केरल के तटीय क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ भी आपको इस प्रकार के बड़े पैमाने पर खेती मिलेगी। हालांकि भूमध्य सागरीय क्षेत्र आपको पड़ता है यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में, अफ्रीकी महादेश के उत्तर में और यूरोप के दक्षिण में, जो अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है और इधर लाल सागर से स्वेज नहर जाकर भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसी एरिया को हम लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र कहते हैं। वहाँ अंगूर भी ज़्यादा होता है, नारंगी भी ज़्यादा होती हैं, नाशपाती भी ज़्यादा, नींबू भी ज़्यादा, इस प्रकार की वनस्पति वहीं उगती है। जनरली भूमध्य सागरीय प्रदेशों में फलों की खेती अधिक होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में चूंकि वर्षा नियमित होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको वर्षा के दौरान ज़्यादा होता है, क्योंकि जल मिलता है और जल से जो है कैपिलरिटी के कारण जो पोषक पदार्थ पौधों में ऊपर जाते हैं और ऊपर जाएगा तो वैसे स्थिति में वैसे जो पेड़ है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्यातप अधिक मिलने से खाना ज़्यादा बनाएंगे और फिर अपना ज़्यादा विकास करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में पेड़ के साथ साथ पौधा भी ज़्यादा होता है और गेहूं वगैरह जो है अच्छे प्रकार की खेती वहाँ की जाती है। और समतल मैदान बहुत ज़्यादा न होने के कारण वहाँ पर विश्व में स्थान भले नहीं है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में भूमध्य सागरीय प्रदेशों को जो है अच्छा माना गया। आगे रहा, अंगूर से किशमिश और शराब बनाने का काम सबसे ज़्यादा आपको भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ही किया जाता है, क्योंकि अंगूर ज़्यादा होते हैं, अतः उनको सुखाया जाता है और सुखाकर किशमिश बना दिया जाता है, या फिर उनको सड़ा कर किनविनी करके और उसके बाद उससे हम ग्रेप्स वाइन बना देते हैं, जो इसमें बहुत महंगे दर पर बिकते हैं।
ध्यान रखेंगे सुगंधित पदार्थों की खेती भी हम लोग बड़े पैमाने पर भूमध्य सागरीय प्रदेशों में देखते हैं कि जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं उन पौधों का उत्पादन उनके फूल का लेकर बीज के लेकर और तरह तरह के सुगंधित पदार्थ रिएक्शन करके कुछ केमिकल कंपाउंड भी मिलाकर और तैयार किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेशों में घासें छोटी छोटी होती है और मुलायम होती है। कारण क्या है कि वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती नहीं, तो पत्ते बहुत सारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते नहीं और बहुत विकास भी नहीं करते। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में छोटी छोटी घास पाए जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही मुलायम होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आप जानते हैं सोयाबीन की खेती सबसे ज़्यादा होती है। शीतोष्ण मानसूनी प्रदेश में यदि हम देखेंगे तो शीतोष्ण सदाबहार वन भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी वहाँ सारे पौधे एक साथ अपने पत्ते नहीं झड़ाते हैं, वो एक दो पत्ते गिरते रहते हैं पौधों के और फिर बढ़ते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा सदाहरित वन या सदाबहार वन मैंग्रोव वन को कहा जाता है, जो आपके पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र आकर गिरती है वहाँ देखने को मिलेगा। अगर यूरोपीय हम देखें पतझड़ यूरोपीय क्षेत्रों में तो वहाँ की जो जलवायु है वह शीतोष्ण भी है और साथ साथ उपोष्ण भी है। तो वैसी स्थिति में वहाँ पतझड़ वन ज़्यादा पाया जाता है। पतझड़ वन ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर वालनट का, एल्म का, चेस्टनट का उत्पादन ज़्यादा होता है। अब रही बात ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में देखें जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों में यूकेलिप्टस जो है वृक्ष ज़्यादा पाया जाता है। ध्यान रखेंगे 1986 में राजीव गांधी ने घोषणा किया था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण और राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की थी। अब उस राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत विश्व में हमने सूचना भेजा कि भारत में भाई कोई भी वृक्ष देना चाहे तो दे सकता है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा हो सके। लेकिन अफसोस कि पर्यावरण के सुरक्षा और संरक्षा के नाम पर हमने जो पौधा ऑस्ट्रेलिया से लिया वह था सफ़ेदा। ऑस्ट्रेलिया से जो पौधा लिया वो था सफ़ेदा, जिसको यूकेलिप्टस भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा भूस भूस टूटता है, इमारती लकड़ी के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकते हम। हाँ, प्लाईवुड वगैरह इंडस्ट्री में ये जा सकता है, लेकिन जब विज्ञान ने उसका अनुसंधान किया तो पता चला कि यूकेलिप्टस का जो पौधा है वो पर्यावरण के लिए बड़ा प्रतिकूल है, यानी पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस का जितना पेड़ ऊपर जाता है उतना ही उसका जड़ नीचे भी जाता है। अब यूकेलिप्टस का पेड़ 90 मीटर तक, ध्यान रखिएगा, 1 फीट में करीबन 1 मीटर में करीबन 3.25 फीट होता है। 1 फीट 12 इंच का होता है, बढ़ते हैं 36 और 40 इंच का आपका 1 मीटर होता है। तो बताइए 90 मीटर तक, यानी कि 27 हो गया ना, 270 300 फीट के आसपास तक आपका यूकेलिप्टस का पौधा होता, पेड़ होता है। अब वो पेड़ उतना गया तो उतना नीचे भी गया। अब हम लोग जो हैंडपंप लगाते हैं वो 180 फीट लगाते हैं या 280 फीट लगाते हैं, 300 फीट लगाते हैं, और 300 फीट नीचे का पानी वो खींचकर और यदि ऊपर अंतरिक्ष में भेज दे या वायुमंडल में भेज दे तो वायुमंडल की स्थिति क्या होगी? आर्द्रता बढ़ेगी, लेकिन मृदा के अंदर के जल क्या होंगे? खत्म होंगे। तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बल्कि पर्यावरण के प्रतिकूल माना गया है। हमारे यहाँ बरगद जो है, पीपल जो है, इसमें मुसला जड़ नहीं होता, केवल और केवल रेशेदार जड़ होता है। और पीपल, बरगद वगैरह की जो जड़ें नीचे जाती है वो 7 मीटर से कम होती है, 7 फीट से कम होती है। तो अतः वह आपके कुएं के जल को नहीं लेती है, ऊपर के जल को ही लेकर पीपल और बरगद जो है बड़े पैमाने पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते और साथ ही साथ नीचे के जल को सुरक्षित छोड़ भी देते हैं। आप पीपल के पेड़ के बगल में कुआं रखिए या बरगद के पेड़ के बगल में कुआं का पानी कम नहीं होगा। कारण है कि वो नीचे के जल खींचता नहीं। और एक यूकेलिप्टस का पेड़ कुआं के पेड़ के पास लगा दीजिए, कुआं के पास यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दीजिए, आप वहां पाएंगे कि कुआं का पानी सूख गया, कम होने लगा, क्योंकि सारा फेंक देता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया के लोग रेगिस्तान का कारण भी इसको मानते हैं। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में उसको लोगों ने काट दिया है, समाप्त कर दिया।
जनरली दलदली भाग को सुखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोग इसका प्रयोग करते हैं। जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, यूकलिप्टस के पेड़ लोग ज़्यादा लगा देता है, वहाँ के पानी को खींचकर वो सुखा देता है, इसी के लिए लोग प्रयोग करते हैं। बाकी लोग उसके प्रकृति के सुरक्षा और संरक्षा के लिए नहीं करते, बल्कि भारतीय वन अधिकारी लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ के गया था, बिना अनुसंधान किए पूरे पैमाने पर यूकलिप्टस भारत खरीद कर ला दिया और इस ढंग से यहाँ चारों तरफ लगा दिया। आज भी इंडिया में यूकलिप्टस यहाँ का मूल पौधा नहीं है, लेकिन लगाकर यहाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगा देखने के। आगे टैगा प्रदेश में कोनधारी वन ज्यादा पाया जाता है। टैगा प्रदेश में कोनधारी वन ज्यादा पाया जाता है। नुकीली उनकी पत्तियां काफी होती है और कोनधारी वन के अंतर्गत आपको चीर आता है, ठीक इसी ढंग से फर आता है, स्प्रूस आता है, लॉर्च आता है, सिडार आता है और आपका हेमलक आता है। ये सभी के सभी आपके कोनधारी वन के अंतर्गत आते हैं। इनकी पत्तियां कोनाभ लिए हुए होती है बांस के पत्ते की तरह, लेकिन बांस पेड़ नहीं है। आपको पता होगा बांस एक घास है और उसके जो जड़ देखते होंगे आप, उसके नीचे तना है और जड़ उसमें से अंदर मिट्टी के अंदर निकलता है। और जो बांस का मोटा भाग है ना, वो भी घास है। उसके कोइन जो होता है वो भी घास पत्ता है। बांस का जो ये है हरा वाला मोटा, वो भी पत्ता है। जो कोइन निकलता है वो भी पत्ता है और जो पत्ते होते हैं वो भी पत्ता होता है। तो उसका तना नीचे होता है, ध्यान देंगे हम लोग। तो इस तरीके से उसी प्रकार के पत्ते की तरह कोनधारी वन पाया जाता है, नुकीला होता है। टुंड्रा प्रदेश में सामान्यतः वनस्पति नहीं होता, क्योंकि वो बर्फीला एरिया है। वो करीबन 4 महीना तो पूरे बर्फ से बिछा हुआ रहता है। कई बार कुछ एरिया में 8-8 महीने बर्फबारी वहां होती रहती है। ऐसी स्थिति में जो खाली हिस्सा होता है उसमें कुछ लाइकेन निकलते हैं, काई वगैरह टाइप के, शैवाल वगैरह टाइप के। तो इस ढंग से आपका टुंड्रा प्रदेशों में काई होगा, लाइकेन होगा और शैवाल होगा। इसके अलावा उन क्षेत्रों में अन्य कोई चीज नहीं होता। और खूब यदि ध्रुवीय इलाकों में चले जाएं हम, एकदम टॉप 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी पर या 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी पर कोई भी पौधा नहीं है, कोई भी पेड़ नहीं है। बिल्कुल बर्फ बर्फ, पानी पानी, बर्फ बर्फ, पानी पानी, यही है। कारण क्या है कि वहां सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचेगी और दूसरा बर्फ पर पेड़ पौधा निकलना मुश्किल है। पानी भी तो हो जाएगा, लेकिन कैपिलरिटी के लिए पानी ही जो है पोषक पदार्थ पौधे में ले जाता है। और जब पानी ही बर्फ बन जाएगा तो वैसी स्थिति में वो कैसे लेकर जाएगा ऊपर? तो पौष्टिक पदार्थ जब तक वाटर सोलुबल होगा नहीं, पेड़ पौधों में जाएगा नहीं, आ जाएगा नहीं तो पत्तियां भोजन बनाएगी नहीं, और पत्तियां भोजन नहीं बनाएगी तो वैसी स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, तो फिर उनका विकास नहीं होगा। या कुछ हुआ भी कुछ गर्मी के दिनों में, तब तक बर्फबारी होकर वो दब गए, ठंडा के मारे वो समाप्त हो गए। तो ये कारण है आपके ध्रुवीय क्षेत्रों में वृक्ष न होने का। अब फिर से एक बार कमन अक्षांशीय आधार पर बता देते हैं आपको कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग विषुवत रेखा क्षेत्र कहते हैं, यहाँ देखेंगे जल्दी से, ये जो क्षेत्र है आपका, ये विषुवत रेखा क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा बीच में ऐसे गोल जो विषुवत, यहाँ पर सूर्यातप ज्यादा पड़ता है और वैसी स्थिति में यहाँ पर सघन जंगल पाए जाते हैं। ये आपके कर्क रेखा हो गया उत्तरी गोलार्ध में, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा हो गया। तो कर्क रेखा मकर रेखा पर वर्षा कम होती है, चूंकि वायु दाब ज्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में आपके यहाँ वृक्ष कम होते हैं, यानी अगर होंगे भी तो मरुस्थलीय वृक्ष होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल ज्यादा। ये शीतोष्ण कटिबंधीय 66.5 डिग्री यहाँ है, 66.5 डिग्री इन क्षेत्रों में। तो जहां जहां यहाँ लैंड पड़ेगा वहां वहां आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाएंगे। और ये रहा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये रहा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ भी वन नहीं पाए जाएंगे। तो आते हैं हम फिर अगली कक्षा में, अगले वीडियो